हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका आज के डेली द हिंदू एनालिसिस रैपिड राउंडअप वीडियो में। इसमें हम आपको आज स्टैटिक और डायनामिक प्रिपरेशन कराएंगे करंट अफेयर्स पे फोकस करते हुए। हम द हिंदू की उन्हीं न्यूज़ पे फोकस करेंगे और न्यूज़ के भी उन्हीं एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे जिनसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस न्यूज़ से रिलेशन में आ सकते हैं। साथ ही साथ हम इस न्यूज़ से रिलेटेड कौन से स्टैटिक के पोर्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं कि ये इशू न्यूज़ में आया है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक का कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकता है, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी मैं पॉइंट आउट करता चलूँगा। कहीं कहीं पे मैं वर्ड्स की मीनिंग बताऊँगा और कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ मेंशन करता चलूँगा कि आप उनको खुद से रिवाइज़ कर लें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ जो आज के द हिंदू में फ्रंट पेज पर था कि आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में। आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी सीमा पर काफ़ी टेंशन चल रहा है, और इन लाइट ऑफ दैट आर्मी की अलग अलग कमांड्स के कमांडर्स की जो मीटिंग हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें से हमको पता चलेगा कि उसमें क्या पॉइंट डिस्कस हो रहा है और किस तरह की अप्रोच आर्मी कमांडर्स ले रहे हैं, वेस्टर्न कमांड खासकर की और नॉर्दर्न कमांड के लोग। तो उससे हमको पता चलेगा कि आर्मी का फोकस एरिया क्या है, आर्मी का इस इशू को लेके एटीट्यूड क्या बन रहा है। बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आर्मी कमांडर्स की मीटिंग हुई या ये मीटिंग क्यों हुई, इससे रिलेटेड इसमें एमसीक्यू क्या बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने टेबल बना के दिए हुए हैं कि इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स हैं। इन कमांड्स के जो हेड हैं उन्हीं को आर्मी कमांडर्स कहते हैं, जिनकी की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। तो ये सारे कमांड्स को लिस्ट आउट किया हुआ है मैंने आपके सामने। देखिए, सबसे पहले जो थल सेना है, जो हमारी आर्मी है, उसका आप देखेंगे कि पहला है वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में। चंडी मंदिर हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेस्टर्न कमांड सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड आप बोल सकते हैं हमारी थल सेना के लिए है, क्योंकि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा नेबर कौन है? हमारा नेबर है पाकिस्तान। तो जितनी भी हमारी सीमा से रिलेटेड स्कर्मिशेस होती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं, मैक्सिमम हमारी जो वॉर्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ ही हुई हैं, तो इसलिए हमारा वेस्टर्न कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेस्टर्न कमांड का इंपॉर्टेंट है चंडी मंदिर में। दूसरा आता है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोई भी गेस कर सकता है कि कोलकाता में ही होगा। जनरली कुछ भी ईस्ट के साइड में होता है तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनता है। जहाँ जहाँ पे नहीं होती है ये बात, दे आर एन एक्सेप्शन टू द नॉर्म, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा है हमारा नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड जो कि जम्मू कश्मीर, हमारे न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसका हेडक्वार्टर। चौथा कमांड है सदर्न कमांड, जो कि पुणे में है, जिसका हेडक्वार्टर। ये थोड़ा आपको ऑड लग सकता है कि सदर्न कमांड तो कोई एक्सपेक्ट करेगा कि तमिलनाडु में या केरला में उसका हेडक्वार्टर होगा, बट एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न, तो हमारे देश के साउथ में कोई लैंड की कोई बाउंड्री नहीं बनती है। वो हमारी मैरी टाइम बाउंड्री है, सी बाउंड्री है। तो वहाँ पर नेवी अपने बेस बनाती है। एज फार एज द आर्मी इज़ कंसर्न, उनके लिए साउथ पुणे का, महाराष्ट्र का पुणे ही उनके लिए सफिशेंटली सदर्न है टू गेट देयर हेडक्वार्टर इन द सदर्न कमांड। पांचवा है अपना सेंट्रल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। छठवां है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, देयर इज़ अ कमांड फॉर आर्मी ट्रेनिंग, जो कि शिमला में उसका हेडक्वार्टर है। सातवां है, देखिए दोस्तों, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, साउथ वेस्टर्न कमांड। एक सदर्न कमांड है, एक वेस्टर्न कमांड है, पर एक अलग से साउथ वेस्टर्न कमांड बनाया है जिसका कि हेडक्वार्टर जयपुर में है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि हमारी वेस्टर्न बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, और स्पेसिफिकली उसको फोकस करते हुए हमने जयपुर में एक और कमांड बनाया हुआ है जिसका कि हेडक्वार्टर है जयपुर। अब हम एयरफोर्स के कमांड्स में जाते हैं। तो वेस्टर्न एयर कमांड का कैपिटल का हेडक्वार्टर है हमारे देश का कैपिटल दिल्ली। ये भी देखिए, अगर एग्ज़ाम में आए और 4 ऑप्शंस हो तो कोई भी गेस कर देगा कि वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर शायद चंडीगढ़ में हो या राजस्थान में कहीं पे हो, बट उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सो दिस पॉइंट शुड बी टेकन अ नोट ऑफ। फिर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि आर्मी ने भी अपना एक साउथ वेस्टर्न कमांड बनाया हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर उन्होंने जयपुर में रखा है, फोकस्ड ऑन पाकिस्तान। तो यहाँ एयरफोर्स ने भी अपना साउथ वेस्टर्न एयर कमांड बनाया है, उसका हेडक्वार्टर रखा है गांधीनगर, गुजरात में। तीसरा है सेंट्रल एयर कमांड, जिसका कि हेडक्वार्टर इलाहाबाद, यूपी में है। चौथा है ईस्टर्न एयर कमांड, जिसका कि हेडक्वार्टर देखिए शिलोंग, मेघालय में है। कोई एक्सपेक्ट करेगा, जैसा कि मैंने पिछले टेबल में ही बताया था, कि ईस्टर्न जोन में कुछ भी होगा तो उसका हेडक्वार्टर होगा कोलकाता में,
पर यहाँ ऐसा नहीं है। देयर इज़ एन ईस्टर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर की शिलोंग मेघालय में है। आप गेस कर सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे लिए चाइना के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको डिफेंड करना, क्योंकि चाइना वहाँ से अग्रेसिव हो सकता है, इसलिए हमारी ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है शिलोंग में। हमारे फिर आते हैं सदर्न एयर कमांड। सदर्न एयर कमांड का कैपिटल एज कैन बी एक्सपेक्टेड का हेडक्वार्टर एज कैन बी एक्सपेक्टेड तिरुवनंतपुरम में है। फिर छठवां आता है, इनका भी एयरफोर्स का भी अपना एक ट्रेनिंग कमांड है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फिर एयरफोर्स की एक मेंटेनेंस कमांड है, जैसे आर्मी की एक ट्रेनिंग कमांड थी तो एयरफोर्स की भी एक ट्रेनिंग कमांड है, इनका एक मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में जिसका कि हेडक्वार्टर है। एयरफोर्स के लिए उनका इक्विपमेंट बहुत वाइटल हो जाता है, करोड़ों के प्लेन होते हैं और प्लेन्स के का मेंटेनेंस अपने आप में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए कि उन्होंने एक सेपरेट मेंटेनेंस कमांड बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं, हम लोग इंडियन नेवी के कमांड्स देखते हैं। इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एज कैन बी एक्सपेक्टेड। कोई भी वेस्टर्न जोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो जनरली मुंबई में ही उनका हेडक्वार्टर होता है। दूसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड। यहाँ आप देखेंगे एज कि कोई गेस करेगा कि कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर होगा, बट कोलकाता में न होके इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। हमारे देश के ईस्टर्न साइड में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर तीसरा आता है सदर्न नेवल कमांड जिसका कि हेडक्वार्टर कोचिन में है, जो कि एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। चौथा एक जो काफ़ी लोग नेगलेक्ट कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, यूपीएससी में न भी आए किसी दूसरे एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा, कि कोस्ट गार्ड के जो अलग अलग कमांड्स हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ कौन से हैं। तो पहला आप देखिए, वेस्टर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, एज आई सेड एज कैन बी एक्सपेक्टेड। दूसरा है ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर। ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर आप देखेंगे चेन्नई में है कोस्ट गार्ड का, फिर नॉट इन कोलकाता। तीसरा है इनका नॉर्थ ईस्ट रीजन। कोस्ट गार्ड का एक नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है। कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई गेस कर रहा हो, वहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहा हो, तो वो सोच सकता है कि कोस्ट गार्ड का नॉर्थ ईस्ट में रीजन कोई कमांड क्यों होगा, पर नॉर्थ ईस्ट में कोस्ट गार्ड की एक कमांड है जिसका कि हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फिर अंडमान एंड निकोबार रीजन का एक कमांड है जिसका कि हेडक्वार्टर पड़ता है पोर्ट ब्लेयर में। फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन एक बनाया है कोस्ट गार्ड के लिए, जो कि उसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। नॉर्थ वेस्ट आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का महाराष्ट्र, गुजरात और उस तरफ का जो एरिया है वहाँ पर का कोस्ट गार्ड का कमांड है, उसका हेडक्वार्टर पड़ रहा है गांधीनगर में। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है, आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार रीजन का एक कमांड है, उसकी हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। तो लक्षद्वीप के लिए कोई कमांड क्यों नहीं है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो आर्मी कमांडर्स की मीटिंग है, ये मेंशन किया हुआ है कि बाई एनुअल मीटिंग होती है ये। तो बाई एनुअल आपसे किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि बाई एनुअल का मतलब क्या है। बाई एनुअल का मतलब है साल में 2 बार। तो 2 साल में एक बार अगर कुछ हो इवेंट तो उसको क्या कहते हैं, उसको बाई एनियल कहते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं, बाई एनियल या तो कोई ऐसा इवेंट जो 2 साल तक चले, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो 2 साल में एक बार हो, उसे बाई एनियल कहते हैं। ये डिफरेंस आप नोट कर लीजिए। अब आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, जो न्यूज़ में दिया है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है और ये पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन अब ये 2 फेजेज़ में होगी और बिकॉज ऑफ कोविड-19 और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अब ये जो मैप दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के आपके राइट साइड में पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल के साइड में आप देखेंगे कि एशिया का पूरा पेनिनसुला है, उसमें बहुत सारे देश हैं। पेनिनसुला, जिसको कि हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं, वो लैंड मास है जिसको कि 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ होता है। अगर चारों तरफ से पानी घेरा हुआ हो तो वो तो आइलैंड हो जाएगा, पर अगर 3 तरफ से पानी घेरे तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो ये एशिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ भी बहुत सारे देश हैं। और बे ऑफ बंगाल के साइड में ही बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जगह हो जाती है, इसलिए अंडमान एंड निकोबार में कोस्ट गार्ड का एक कमांड है। पर इंडिया के आपकी लेफ्ट साइड में जो पड़ेगा, अरेबियन सी में आप देखेंगे दूर दूर तक समुद्र है, कोई देश है नहीं है सच। तो यहाँ पे शायद इसलिए उन्होंने लक्षद्वीप में कोई कमांड अपना नहीं बनाया था। लेकिन जो ब्लैक एरोज़ मैंने बनाए हैं उनसे आप देखिए, ब्लैक एरो जो नीचे वाली एरो है, सुमात्रा और जावा के बीच से जो ये एक वाटर बॉडी जा रही है, एक पतली सी वाटर बॉडी है, इसके थ्रू चाइना के लिए गल्फ़ कंट्री से पूरा पेट्रोलियम जाता है। चाइना का अगर आप मैप में ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे तो चाइना की आपके लेफ़्ट साइड में जो पड़ेगा, तो चाइना की वहाँ कोई सी पोर्ट नहीं है। चाइना के राइट साइड में ही चाइना को सी का एक्सेस मिलता है, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ से पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं वो लेफ़्ट साइड में पड़ रहा है। तो ये पूरा जो पहली एरो है वहाँ से होके देखिए, जो दूसरी एरो है
वो पानी के बीच की जो पतली सी पानी की बॉडी है वहाँ से चाइना तक जाती है। यही जो U-168 लिखा हुआ है ये साउथ चाइना सी है। इसलिए आप न्यूज़ में अक्सर देखेंगे कि साउथ चाइना सी को लेके चाइना काफ़ी बेलिजरेंट होता रहता है। वो काफ़ी इस बात को लेके डरा हुआ रहता है कि यहाँ पे हमारे डिफेंस को कोई थ्रेटन ना कर दे, कोई यहाँ पे हमारे खिलाफ ब्लॉकेड ना कर दे, क्योंकि ये पतली सी वाटर बॉडी से ही चाइना का बहुत सारा ट्रेड डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने सोचा ये लक्षद्वीप वाला पॉइंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दूँ। आइए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आज के द हिंदू में एक फ़ोटो दी हुई है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टेक ऑफ कर रहे हैं। तो उससे मुझे लगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर MCQ में आ ही सकता है, तो उसका एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं LCA तेजस का। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इंडिया में 1980s में स्टार्ट हुआ था। हमारे एयरफोर्स के मैक्सिमम प्लेन्स जो हैं वो MiG-21 फाइटर्स हैं, जो कि पुराने हो गए हैं। 1980s में ही ये सोच लिया गया था कि ये पुराने हो चुके हैं, तो अभी तो 2020 चल रहा है, तो काफ़ी पुराने हो चुके थे ये, और इनसे रिलेटेड काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते थे। अर्ली 2000s में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए MiG-21 के, और इनको उस समय फ्लाइंग कॉफिन, उड़ते हुए ताबूत का तमगा भी मिला। इस नाम से इन्हें लोग बुलाने लगे थे। तो 1980s में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था, जिसके बनते बनते 2003 में इसका ऑफिशियली नेम तेजस रखा गया। तेजस जो है वो एक इंडिया का इंडिजिनसली बिल्ट, यानी हमारे देश में बिल्ड किया हुआ है। मिग या सुखोई इस तरह के प्लेन्स जो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेके और उनसे सहायता लेके बनते हैं, वैसे नहीं, तेजस हमारे देश में डेवलप किया हुआ है। सिंगल इंजन डेल्टा विंग मतलब ट्रायंगुलर विंग्स, और मल्टी रोल लाइट फाइटर है। मल्टी रोल आगे के पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी रोल क्यों है। ये डिज़ाइन किया गया है दो एजेंसीज़ के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट की वो एक PSU है जो गवर्नमेंट के एरोनॉटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्शन का काम करती है। तो ये ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है 1980s में DRDO के अंडर। ये स्पेसिफिकली एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ही इस एजेंसी को बनाया गया था। तो इस एजेंसी का रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ही था कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएं, जो कि उन्होंने बनाया तेजस के रूप में। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने ये बिल्ड किया है बोथ फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। कोई सोच सकता है कि नेवी के लिए प्लेन क्यों बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा होता है, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं जिस पर कि प्लेन्स लॉन्च करते हैं और लैंड करते हैं जिनसे, तो इसलिए इंडियन नेवी भी LCA तेजस का यूज़ करने वाली है। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है US की एयरफोर्स, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है US की नेवी, क्योंकि US की नेवी के पास इतने प्लेन्स हैं कि वही अपने आप में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। तेजस जो है उसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस अलग अलग तरह की मिसाइल्स और वेपन्स कैरी कर सकता है, इसलिए उसको मल्टी रोल लाइट फाइटर बोला गया है। तो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस आप समझ ही रहे हैं किस तरह की मिसाइल्स होती हैं, एंड प्रेसिशन गाइडेड, आप उसमें कोई टारगेट लॉक कर दे सकते हैं और वो उसी तरह से एक लॉक्ड कोऑर्डिनेट के टारगेट को जाके हिट करेगा। तो बहुत ही एडवांस्ड एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस। फिर जैसा कि नेवी के लिए भी तेजस बनाया गया, ये मैंने आपको बताया, तो पिछले साल 13 सितंबर को इन्होंने INS हंसा, जो कि गोवा में नेवी की एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है, वहाँ पर इसकी अरेस्टेड लैंडिंग को टेस्ट किया। तो ये क्वेश्चन MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसी एग्ज़ाम में आ सकता है कि INS हंसा क्या है, तो आपको बताना है कि ये शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है, और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ है तो ये गोवा में है। एक छोटा सा पॉइंट है, किसी एग्ज़ाम में शायद आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर टू बिकम अ को पायलट, तो वो हमारी पहली डिफेंस मिनिस्टर हैं, फीमेल डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। ये आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। महाराष्ट्र में गवर्नर ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि गवर्नर ने उसमें क्या मॉडिफिकेशन किए हैं, और तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर कैसे किसी लॉ में मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो पहला है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। आप इस एक्ट के नाम को ही अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्ट क्यों है और इसको किस लिए बनाया गया है। तो बेसिकली ये नीचे एक सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन है जो मैंने नीचे कोट किया है कि इसके पहले जो कानून चलते थे रिलेटेड टू आवर फॉरेस्ट्स, जो कि एंड रिलेटेड टू डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट्स एज नेशनल पार्क एट्सेट्रा, तो उसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता था। बेसिकली फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स और अदर
फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो रहते हैं उनका उनकी ज़मीन पे कोई पट्टा नहीं होता है, उस ज़मीन पे कोई मालिकाना हक उनका होता नहीं है। तो किसी भी पर्पज़ से या तो गवर्नमेंट उस जगह को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दे या उस जगह पे माइंस के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो जगह दे दी जाए। तो इन लोगों को फॉरेस्ट से ज़बरदस्ती सरकार द्वारा निकाल बाहर किया जाता था और कहा जाता था कि भाई आप तो, आपके पास ज़मीन का कोई मालिकाना हक तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस ज़मीन के आप मालिक हैं, आप बस रहते थे इस फॉरेस्ट में, तो हम आपको जैसे चाहे जब चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही किसी जगह को अगर नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क इस तरह का कोई प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया अगर, तो फिर अगर ट्राइबल लोग वहाँ से अपना कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कोई फल या लकड़ियाँ चुन के उसको बाज़ार में बेच रहे हैं, तो ये भी सॉरी इसके लिए कॉल आ जा रहा था मेरा। हाँ, तो ये भी एक तरह से इलीगल ही हो जाता है। तो उसमें भी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके साथ बहुत शोषण होता था, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो जो यूपीए 1 जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर में ये एक्ट लाया गया था कि इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट किया जाए। यानी क्या किया जाए, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको 4 कैटेगरी के राइट्स दिए गए। पहला है टाइटल राइट्स। अगर आप 2005 या उसके पहले से काफ़ी समय से आप एक जंगल में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे रहने का मालिकाना हक दे दिया जाता है। ये एक्ट आप डिटेल में अगर चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्लॉजेज हैं कि किस बेसिस पे किसको कहाँ का टाइटल राइट दिया जाएगा, लेकिन टाइटल राइट दिया जा सकता है। इसके पहले किसी भी फॉरेस्ट ड्वेलर को फॉरेस्ट का टाइटल राइट, मालिकाना हक नहीं दिया जाता था। दूसरा है यूज़ राइट्स, कि अगर आप वहाँ पर रहते हैं उस जंगल में तो आप वहाँ से तेंदू पत्ता, तेंदू के फल, बीड़ी पत्ता या लकड़ी, इस तरह के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी जैसा वहाँ पे लॉ के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो उसको आप कलेक्ट करके मार्केट में बेच सकते हैं। तीसरा है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स का मतलब, कोई अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया है, कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर हो गया है और टाइगर से रिलेटेड ऐसा कुछ डिक्लेयर हो गया है और आपको वहाँ से हटा दिया जा रहा है, तो आपके कुछ राइट्स हैं कि आपको कॉम्पनसेशन मिले, आपको रीसेटल किया जाए कहीं कहीं और सूटेबल जगह में। तो इस तरह के आपको राइट्स हैं। चौथा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, कि आप एक कम्युनिटी के तौर पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी ना इसको मैनेज करे, वी एज अ कम्युनिटी हम अपने गांव के लेवल पर ही इस फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। यहाँ के टिम्बर को, यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को अगर हम चाहेंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये भी राइट आपको दिया जाता है। तो ये किस बेसिस पे दिया जाता है, ये इन शॉर्ट एक समरी इसकी ये है कि ग्राम सभा जो है उस गांव की, वो तय करती है, ग्राम सभा अपनी मीटिंग से, कि किसको ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए और यूज़ करने का हक दिया जाए, एक तरह से किसके नाम का टाइटल निकाला जाए। तो ग्राम सभा का ये जो रेजोल्यूशन है उसको तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्रीन किया जाता है, चेक किया जाता है एक बार। तो तालुका यानी सब डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक सब डिवीज़न कमेटी होती है और एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है, जो कि इसको एक बार इवैल्यूएट करती है और अपना फैसला सुनाती है कि हाँ भाई, इनको आप टाइटल राइट्स या यूज़ राइट्स दे दीजिए इन फॉरेस्ट ड्वेलर को, ये करेक्ट है, या किसी का राइट वो रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं, इनका तो ये राइट नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये ग्राम सभा ने गलत इनको दे दिया है। अब महाराष्ट्र के गवर्नर ने क्या किया है, हम इस पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने एक थर्ड लेवल, ये तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक डिविजनल लेवल ऐड कर दिया है, डिविजनल लेवल कमेटी ऐड कर दी है, जहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के फैसले को अपील किया जा सकता है। कि अगर किसी ग्रामीण को, किसी फॉरेस्ट ड्वेलर को, किसी ट्राइबल इंसान को ग्राम सभा ने फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई राइट दिया हो, कोई राइट इशू किया हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रिजेक्ट कर दे उसको किसी भी बेसिस पे, तो वो इंसान अब डिविजनल लेवल कमेटी एक बनेगी, उसमें जाके अपील कर सकता है। तो जिन लोगों का इसमें गवर्नर का और उनके ऑफिस का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के फैसले से जो नाखुश हो उसको एक राइट टू अपील तो होना ही चाहिए ना। दिस इज़ अ नेचुरल लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कहीं भी दुनिया में कोई भी फैसला सुनाता है तो उसको अपील, उस फैसले के खिलाफ अपील करने की कोई जगह होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस फैसले का रिव्यू हो इस तरह से। और जो इस फैसले के अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि इससे तो फैसले में और एक पेंच लग गया और एक लेवल लेट हो जाएगा इसमें, तो कोई डिसीजन, टाइटल राइट्स एलोकेशन हो किसका, तो यहाँ पर किसी का राइट है या नहीं है, इस तरह के फैसले हों तो काम आगे बढ़े। इंडस्ट्री लगानी है तो लगे, गांव वालों को कोई बिज़नेस करना है तो करें, इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो फटाफट रिजॉल्व हों। पर अगर एक और लेवल अपील की आपने वहाँ पर लगा दी है तो इससे फैसले और देर से होंगे। ये जो क्रिटिक्स हैं इस फैसले के, उनका ऐसा मानना है। अब फाइनल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि गवर्नर कैसे किसी लॉ को चेंज कर सकते हैं। भाई, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, उस स्टेट की असेंबली भी एक्चुअली पार्लियामेंट के बनाए कानून को तो चेंज नहीं कर सकती है।
गवर्नर ने कैसे चेंज कर दिया। तो जिन्होंने पॉलिटी पूरी अच्छे से पढ़ी हुई है उनको पता है कि शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर को इस तरह की कुछ पावर्स देती है। जो भी सीरियसली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको उनके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग शेड्यूल्स क्या हैं और उनमें क्या क्या मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन ज़रूर से इस साल नहीं तो अगले साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि ये कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। वो मैच द फॉलोइंग करके आ जाए या किसी भी तरीके से आ जाए, ये आना ही आना है, आपको एकदम अपने फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए। बहरहाल द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज as well as of scheduled tribes residing in any state other than the states of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़ के किसी भी स्टेट के जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, एक शेड्यूल बना है जिसमें कि उन एरियाज़ का नाम लिखा हुआ है, या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स उन एरियाज़ में रहते हैं, अगेन एक शेड्यूल बना है, एक लिस्ट बनी है जिसमें उस ट्राइब्स के नाम मेंशन है गवर्नमेंट के पास, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। ये डिटेल में पढ़ने की चीज़ है, मेंस के लिए आप जाके इसको डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए लक्ष्मीकांत की बुक से कि गवर्नर कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का कोई लॉ वहाँ पर लागू होगा, असेंबली का कोई लॉ वहाँ पर लागू होगा या नहीं होगा, या उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस भी जाके कर सकते हैं। ये 5th शेड्यूल में है। कोई पूछे अगर कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को क्यों छोड़ दिया भाई, इन्होंने क्या गुनाह किया है, इनको क्यों नहीं मेंशन किया, तो वो 6th शेड्यूल में 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया है जिसमें कि गवर्नर के राइट्स, इसी तरह के राइट्स स्पेसिफिकली फॉर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम उसमें मेंशन किए गए हैं। तो गवर्नर ने अपने इन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए ये एक चेंज कर दिया है वहाँ पे। हालांकि गवर्नर के जो ऑफिस है उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया है, दम तो उस आर्गूमेंट में भी है, उसमें उस तर्क में भी वज़न है। पर एक और बात जो ध्यान देने की ये है कि जो लोग न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि महाराष्ट्र में गवर्नर जो हैं कोश्यारी जी, उनका उद्धव ठाकरे साहब की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों गवर्नर सरकार के काम में थोड़ा स्पैनर लगाने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, एनीवेज वो तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ ये है, दो इकोनॉमिस्ट्स के नाम एक आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं, छोटा सा पॉइंट है। तो ओलिवियर विलियमसन और एल्बर्टो एलेसिना, ये दो बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनका कि अभी कुछ ही दिनों पहले डेथ हो गया है। तो इनकी डेथ हुई है तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, और यूपीएससी में भी ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, इनका नाम क्या है और इन्होंने किस फील्ड में काम किया है, या मैच द फॉलोइंग में ये आ सकते हैं। और बाकी एग्ज़ाम्स में तो ज़रूर से ये इनके नाम पूछे जा ही सकते हैं। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना बस जान लीजिए कि ओलिवियर विलियमसन जो हैं वो नोबेल मेमोरियल प्राइज़ विनर थे इकोनॉमिक्स में। नोबेल मेमोरियल प्राइज़ विनर थे, नोबेल प्राइज़ विनर नहीं थे। इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। 1968 से नोबेल फाउंडेशन ही एक प्राइज़ इशू करती है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको कि नोबेल मेमोरियल प्राइज़ कहा जाता है, बट इट इज़ नॉट द नोबेल प्राइज़। मैथ्स के लिए भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। मैथमेटिक्स के फील्ड में एक फील्ड्स मेडल करके हर साल दिया जाता है, जिसको कि मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। एनीवेज, तो इन्होंने ऑप्टिमल साइज ऑफ फर्म्स एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरीज के ऊपर एनालिसिस किया था, जो कि सोशल स्टडीज़ में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल मेमोरियल प्राइज़ दिया गया था। दूसरे हैं एल्बर्टो एलेसिना, ये इटालियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और ही वॉज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ ऑस्टेरिटी ड्यूरिंग रिसेशन। इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं कि रिसेशन यानी जब इकोनॉमी का साइज़ कम होने लगता है, आर्थिक मंदी जिसको कहा जाता है, जब ये होता है तो सरकार की आय कम हो रही होती है, क्योंकि काम धंधे कम हो रहे हैं तो सरकार को टैक्स में रेवेन्यू कम मिल रहा है। तो कई इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि सरकार को भी इस समय अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। लेकिन कीन्स को मानने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि यही तो वो समय है जब सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा आ जाए और इसी से अर्थव्यवस्था चलेगी। अगर रिसेशन में सरकार ने खर्चे और कम कर दिए तो रिसेशन और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, ऐसा कीनीजियन इकोनॉमिस्ट्स का मानना है। बट एल्बर्टो एलेसिना इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका कहना था कि नहीं, रिसेशन में सरकार अगर अपने खर्च कम करे तो प्राइवेट सेक्टर अपना खर्च बढ़ा देगी, इससे बिजनेस बढ़ेगा। अगर सरकार ने ज़्यादा काम चालू कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर, जो कि ऑलरेडी जिसका कि काम कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था का साइज़ कम हो रहा है, उसको और पीछे हटना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इकोनॉमिक्स में आप जाके ये टर्म सर्च करके देख सकते हैं।
विच कैन बी यूज आस्क्ड इन द MCQs ऑल्सो, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अल्बर्टो एलेसिना का कहना था कि रिसेशन के दौरान सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए। ये सोच रखने वाले दुनिया में कम ही अर्थशास्त्री हैं, इसलिए इनको इतना वाइडली जाना जाता है पूरी दुनिया में, और इनका भी इस महीने सैडली देहांत हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI से कहा है कि बैंक्स जो MSMEs को, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन देगी अभी, उसके लिए बैंक्स को रिस्क वेटेज करने के लिए विवश न किया जाए। अब MSME क्या होते हैं, ये क्यों उन्हें लोन दिया जा रहा है, और ये रिस्क वेटेज का क्या मामला है, ये 3 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जो एक बेल आउट अनाउंस किया है, एक पैकेज अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ रुपए का। इकोनॉमी जो कोरोना और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ का ऐसा प्रेडिक्शन है कि हमारा GDP इस साल 5% घटेगा। कितने परसेंट बढ़ेगा की तो बात ही नहीं है, 5% घटेगा ऐसा लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन मार्केट के लिए एलोकेट किया है, उसमें से करीब 45,000 करोड़ MSMEs जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। बैंकों को कहा है कि आप इनको लोन दो। अब रिस्क वेटेज क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोन्स वो कितने सिक्योर हैं, कितने सेफ़ हैं, इसके लिए गाइडलाइंस हैं कि बैंक जितना अगर 100 रुपया लोन देते हैं तो उसका एक फ़िक्स्ड परसेंटेज उन्हें अब सिक्योर रखना पड़ता है अपने पास, कि कल को ये लोन फेल हो गया, जिनको लोन दिया है वो लोन नहीं चुका पाए, तो इतना अमाउंट हमारे पास रहना चाहिए कि हमारा पैसा पूरा ही ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो लोन्स MSMEs को दिए जाएंगे उनकी गारंटी लेता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इसकी गारंटी लेने के लिए कोई है, ऐसा नहीं है कि बैंक पूरा अपने ही रिस्क पे उन लोगों को लोन दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अभी ऑलरेडी काम धंधे लॉस में चल रहे हैं। तो एक लॉस में चल रहे एंटिटी को बैंक्स अगर लोन देंगे तो बहुत बड़े खतरे की बात हो जाती है कि ये बिजनेसेस कल को हमें लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, तो किसी की गारंटी लगेगी। तो गारंटी देने के लिए एक एजेंसी है विच इज़ अ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, लेकिन गवर्नमेंट तो गारंटी नहीं ले रही है, गवर्नमेंट की बनाई हुई एक एजेंसी ही गारंटी ले रही है, बट गवर्नमेंट गारंटी नहीं ले रही है। तो 20% इसका रिस्क वेट RBI के द्वारा बताया गया है, यानी 100 रुपये अभी अगर आप MSME को लोन दोगे तो 20 रुपया आपको उसके एवज़ में सुरक्षित अपने पास रखना पड़ेगा, फॉर द इवेंचुअलिटी कि कल को कहीं अगर ये लोन हमारा फेल हो गया, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया अगर, तो हमारे पास फिर भी 20 रुपये हैं, हम पूरा बैंक डूब नहीं जाएगा। सरकार ने RBI से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो 20 रुपया सेव रखने वाला जो रिक्वायरमेंट है इसको वेवर कर दिया जाए। अभी ये नहीं बैंकों को कहा जाए ये करने के लिए, क्योंकि अभी दीज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इन सर्कमस्टांसेस में ऑलरेडी बैंकों को बहुत ज़्यादा लोन देना है, उतना पैसा है नहीं, और अगर उनसे अपोर्शन करके सेव करके रखने के लिए कहा जाने लगा तो उतना पैसा उनके पास बचेगा नहीं बांटने के लिए। ठीक है, अब हम MSMEs की डेफिनेशन को भी निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि चेंज कर दिया गया है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। पहला क्या डेफिनेशन था, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो इंडस्ट्रीज़ उनको कहते थे जिनमें 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट था, और सर्विस में 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट था। ये सर्विस में कम क्यों है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री अगर आपकी है तो उसमें आपको प्लांट इक्विपमेंट जाहिर बात है कम लगेंगे, कंपेयर टू अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट डाल रहे हैं तो उसमें इक्विपमेंट वगैरह ज़्यादा लगेंगे, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट हमको लेके ही चलना पड़ेगा। तो माइक्रो में ऐसा बोला जाता था कि 25 लाख का अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो वो माइक्रो इंडस्ट्री में आता है, और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है अगर सर्विस सेक्टर में तो वो माइक्रो सर्विस इंटरप्राइज में आता है। वैसे ही स्मॉल के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस में 2 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट था। और मीडियम सेक्टर की इंडस्ट्री कहे जाने के लिए आपको 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में था। अब ये जो रिवाइज क्लासिफिकेशंस है, देखिए रिवाइज कैसे किया गया है कि सब अमाउंट बढ़ा दिए गए हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को माइक्रो में रखा गया है और ज़्यादा कंपनियों को स्मॉल में रखा गया है, क्योंकि अगर आप एक माइक्रो इंडस्ट्री हैं तो आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो सिर्फ 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट वाले को हम क्यों कहें कि वो माइक्रो इंडस्ट्री है। अब हम 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट जिसमें है, और टर्नओवर का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, और टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से कम है उसको हम एक माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे, छोटे कद का उद्योग कहेंगे। फिर
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हम कहेंगे अगर 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम का है, और मीडियम स्केल इंडस्ट्री हम कहेंगे अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। इसमें आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो एक डिस्टिंक्शन था वो भी हटा दिया गया है। तो ये ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। यूपीएससी प्री में डेफिनेटली ये पॉइंट मेंशन होगा। ये जो सेकंड टेबल है ये तो गारंटी से आपको याद हो ही जाना चाहिए, बिल्कुल आप याद कर लीजिए। दूसरे एग्जाम्स में तो 101% आएगा, यूपीएससी के प्री में 99% ये आके ही रहेगा। तो इसको आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो अब याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है ये जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी हमने बताई, ये क्या है? ये एक प्राइवेट कंपनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, पर यह है एक प्राइवेट कंपनी। ओके, तो ये है क्या? ये बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पे ऐसे फंड बनाए जो कि अलग अलग सेक्टर को लगेगा तो लोन देंगे, जो कि मैंने लिस्ट कर दिए हैं। ऐसे 5 अलग अलग फंड हैं। देख सकते हैं कि पहला जो फंड है वो है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसके लिए ये फंड गारंटी लेता है। फिर अगर एजुकेशन लोन्स के लिए सेकंड जो अपना फंड है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन्स, ये गारंटी लेता है। तीसरा क्रेडिट गारंटी फंड फॉर फैक्टरिंग, ये उसके लिए गारंटी लेता है। फिर माइक्रो यूनिट्स और स्टैंड अप इंडिया जो मोदी सरकार ने 2 साल पहले अनाउंस किया था, उसके लिए ये 5वां क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया बनाया गया है। अब इतने सारे गारंटी फंड हो गए हैं कि इनको मैनेज करने के लिए एक तरह का यूनिवर्सल गारंटी फंड बनाया गया, दैट इज़ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जो इन सब गारंटी फंड्स की कार्य प्रणाली का ध्यान रखेगी, इन सबको ओवरसी करेगी। ठीक है, तो इन 5 एजेंसीज़ को सुपरवाइज करने के लिए एक एजेंसी बना दी गई है। इतनी सी बात है। चलिए, तो ये न्यूज़ है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है गूगल फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं जो आपको वर्ड्स और फ्रेजेस आपको समझ लेने पड़ेंगे। पहला है एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट से ये ऐसा वर्ड है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की बड़ी टेक कंपनीज़ पे इस तरह के केसेस यूरोप में बहुत लगते हैं। एंटी ट्रस्ट का मतलब है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, यानी कि आप किसी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े प्लेयर हो तो इस अपनी पोजीशन का, आपकी जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, उसका गलत इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों के बिजनेस को प्रभावित करते हैं, तो ये इलीगल है। ये एक मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है। ये गवर्नमेंट्स कभी अलाउ नहीं करती हैं, और कहीं पर भी छुप के अगर आप ऐसा करते पाए गए तो गवर्नमेंट्स आपको इसके लिए पिनलाइज करती हैं, फ़ाइन लेती हैं और इस तरह के ऑर्डर देती हैं कि आप इस प्रैक्टिस को मत चलाइए। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो कि चिप्स भी बेचती है और जिसकी कि शॉप्स भी हैं। तो आप सोचिए पूरे इंडिया में 10 शॉप्स हैं इस कंपनी की, और इस कंपनी की चिप्स भी है। अब अगर ये कंपनी बोले कि मेरी शॉप्स में सिर्फ मेरी ही चिप्स बिकेंगी, मैं किसी और की चिप्स नहीं बिकने दूंगा, तो क्या होगा कि दूसरी चिप्स कंपनी को नुकसान हो जाएगा और इसकी चिप्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है, ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज चूँकि बाद में डेवलप हुई, और ये एंटी ट्रस्ट और मोनोपोलिस्टिक ये जो कानून है ये शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख के बनाए गए थे। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैसे एंटी ट्रस्ट कानून को लागू किया जाए, कैसे इनको मोनोपोली बनाने से रोका जाए, इसको लेके दुनिया भर में बहुत कंट्रोवर्सी है। लॉज तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की फील्ड बड़ी बड़ी मोनोपोली से भरी हुई है। गूगल है, फेसबुक है और माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब अपने आप में जाइंट मोनोपोलीज़ हैं। जैसे जब माइक्रोसॉफ्ट नया नया आया था, आज भी आप जब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आप देखेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप उसके साथ आ जाता है, जबकि गूगल क्रोम अगर आपको यूज़ करना है तो आपको अलग से जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि किसी के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना ज़्यादा आसान हो गया, वो तो बना बनाया आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसको लेके बहुत सारे एंटी ट्रस्ट केसेस माइक्रोसॉफ्ट को यूरोप में और अमेरिका में लड़ने पड़े थे। हालांकि ये अलग बात है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी की तरफ ही जाता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भले हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में हो, कोई उसे आज की डेट में खोलता नहीं है, सब दूसरे ब्राउज़र्स ही यूज़ करते हैं। तो गूगल के ऊपर इस तरह का एक एंटी ट्रस्ट केस इंडिया में बन रहा है, फाइल हुआ नहीं है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। इनके यहाँ पर किसी ने कंप्लेन की है, और वो जो कमीशन है दे आर लुकिंग इनटू दिस कंप्लेन, वो ध्यान दे रहे हैं इस कंप्लेन पे। तो ये सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उनको पता चला है, और ये बताने के लिए कि हमारी खबर बड़ी पुख्ता है, उन्होंने लिखा है कि 5 सोर्सेज ने बताया हमें, 5 अलग अलग सोर्सेज ने बताया है, हम रूमर्स नहीं छापते, 5 लोगों ने बताया है तब हम इस बात को छाप रहे हैं।
ठीक है। तो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि जो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड का मालिक भी गूगल है, आपको पता होगा। कोई भी ऐप आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉयड पे, तो आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर पे जो गूगल का पेमेंट ऐप है, कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है कंपेयर टू पेटीएम या फ़ोनपे, इस तरह के जो अलग पेमेंट ऐप्स हैं। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लेन है एंटी ट्रस्ट से रिलेटेड। ये आप देखिए एक मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस हो गई। तो इसको लेके जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल की न्यूज़ यही है। तो ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंटी ट्रस्ट क्या होता है और किस कंपनी पे एंटी ट्रस्ट से रिलेटेड मामला बनने की बात हो रही है, और तीसरा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो ये तीनों पॉइंट्स अपने को क्लियर होने चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ये कंपटीशन एक्ट 2002 को इंडिया भर में लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कमीशन ही देखती है कि ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस तो कहीं नहीं फॉलो की जा रही हैं। इसके लिए पहले एक MRTP एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उसको रिप्लेस करके 2002 में ये कंपटीशन एक्ट बनाया गया था। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया। अब सवाल उठता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। ये अगेन MCQ पे ज़रूर आ सकता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बने। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट की अपनी ऐसे ही बनाई हुई एजेंसी भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई आज से ये एक एजेंसी बना देते हैं। नहीं, ये पार्लियामेंट ने अपने एक्ट से या किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने एक्ट से इस एजेंसी को बनाया है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? गारंटी से इसमें से एक क्वेश्चन आ ही सकता है कि फॉर एग्जाम्पल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज़ इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इज़ इट अ क्वासी जुडिशियल बॉडी? मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन इतना एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है, ये ज़रूर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये लिस्ट मैंने देखी है। आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स और इस तरह से रिलेटेड जो कमीशन होते हैं, कि कमीशन फॉर वुमेन, फॉर माइनॉरिटीज़, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और लॉ कमीशन एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सब के सब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये भी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। ये लिस्ट आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली न्यूज़ एक ऐसे ही छोटी सी न्यूज़ है कि ओला कंपनी की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए उन्होंने विंग बना ली है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसी से आप समझ जाइए कि जो ओला कंपनी है, जो कि बहुत कैश है जिनके पास, दे आर बेटिंग हेविली कि फ्यूचर में वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे। और उन्होंने ई स्कूटर बनाती थी एक कंपनी ईटर्गो करके, एम्स्टरडैम बेस्ड है, तो उसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उसको उन्होंने खरीद लिया है। तो ये क्वेश्चन UPSC में तो आने का चांस कम है, दूसरे एग्जाम्स में ज़रूर आ सकता है कि ओला ने किस कंपनी को ख़रीदा है। तो वो ईटर्गो कंपनी को ख़रीदा है, या कौन सी कंपनी ने ई स्कूटर मेकर ईटर्गो को ख़रीदा है, तो ओला ने ख़रीदा है। अगली न्यूज़ अगेन एक न्यूज़ ऐसी है कि नेपाल कोई किसी माइनर लड़की से शादी करके भाग गया है, तो उससे रिलेटेड उनकी माँ ने कोर्ट में केस किया है। तो कोर्ट में उन्होंने हीबस कॉर्पस का केस किया है। तो इससे आप ध्यान में ला सकते हैं कि हीबस कॉर्पस क्या होता है। मैंने कई साल UPSC के प्री में क्वेश्चन आते ही आते हैं कि हीबस कॉर्पस क्या होता है। हीबस कॉर्पस का मतलब है, लैटिन का टर्म है, इसका मतलब है ब्रिंग द बॉडी हेयर, शरीर को हमारे सामने पेश किया जाए। तो बेसिकली अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके वकील को, उनके परिवार को लगता है कि गैर कानूनी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है, इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, या जिसने अरेस्ट किया है उसकी अथॉरिटी नहीं है कि इनको अरेस्ट कर सके, तो वो अदालत में जाके हीबस कॉर्पस का मामला डाल सकते हैं। तो अदालत के आदेश पे जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है, और फिर अदालत पूछती है अरेस्ट करने वाली अथॉरिटी से कि भाई क्यों अरेस्ट किया है, और आपकी क्या लोकस स्टैंड आई है, आपको क्या राइट है, आपने किस मामले में इनको अरेस्ट किया है। अगर वहाँ पर अदालत को लगता है कि नहीं, गलत अरेस्ट किया गया है, तो तुरंत वहीं से उस इंसान को वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। तो ये हीबस कॉर्पस की प्ली है। हीबस कॉर्पस जो है वो एक रिट पिटिशन है। अब रिट पिटिशन ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। 5 तरह की रिट पिटिशन होती हैं, उनको आपको डिटेल में जाके पढ़ना चाहिए पॉलिटी की बुक से। तो वो आर्टिकल 32 एंड 226 के बेसिस पे कोई भी जाके किसी कोर्ट में रिट पिटिशन लगा सकता है। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है इसके बेसिस पे। और आर्टिकल 226 जो है वो एक लीगल राइट है, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट्स में भी जाके कोई रिट पिटिशन दाखिल कर सकता है। तो कौन से 5 तरह के
रिट पिटिशन होते हैं, और आप जाके पढ़िए, मैंडेमस, सर्टियोरारी और इस तरह के रिट पिटिशंस होते हैं। ये ज़रूर से एक नया क्वेश्चन इन पर आ ही जाता है यूपीएससी प्री में, और बाकी एग्जाम्स में तो आ ही सकता है। अगली एक छोटी सी न्यूज़ है कि जामिया के स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, जो उससे एंटी सीएए प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ था, उन्हें 30 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये आप अक्सर न्यूज़ में देखेंगे कि पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है या न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुलिस कस्टडी में अक्यूज़ को पुलिस थाने के ही लॉकअप में रखा जाता है, और पुलिस जो है आप समझ ही सकते हैं तगड़े से पूछताछ करती है फिर उनसे। और जुडिशियल कस्टडी में इंसान जेल में रहता है और मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है। अगर पुलिस मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करे तो मजिस्ट्रेट उन्हें अलाउ करें, तब पुलिस कहीं जेल में जाके उनसे कुछ पूछताछ कर सकती है। तो किसी भी अक्यूज़ड के लिए ये बेटर है कि उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, ना कि पुलिस कस्टडी में। ये एक छोटा सा पॉइंट था, मुझे लगा कि किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए या मेंस में लिखते समय या बेसिकली न्यूज़ को समझने के लिए ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया। तो गाइज़, ये था आज का एनालिसिस द हिंदू का। आप मुझे बताइए रैपिड राउंड अप आपको कैसा लगा, और किस तरह की चीज़ें आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो वो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो थैंक यू गाइज़, सी यू टुमारो।